गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का। देखो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इनकी एक खास बात होती है, ये बिल्कुल ऐसे कहेंगे गागर में सागर, छोटी सी इंफॉर्मेशन होगी, पूछेगा बहुत कुछ, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपने आप में नो डाउट बहुत अच्छे डिजाइन होते हैं और काफी कुछ फंडामेंटल्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को एटलीस्ट सबको लगा लें, इसके बाद फिर दूसरे। इवन दैट यहां जितने भी क्वेश्चंस मैंने बीच में असाइनमेंट की फॉर्मेट डाल रखे हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे सारा यहीं से मिलेगा आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ने के लिए कोई लिमिट नहीं होती, हम जितना ज्यादा पढ़ लेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे। सीक्वेंस में एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, फिर अनसॉल्व्ड है, एडिशनल है, सीक्वेंस बता रहा हूं, देन आफ्टर आप लोगों का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ये करने के बाद अब आप कुछ भी कीजिए, समझ रहे हैं। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स बात कर रहे थे हम लोग, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, एक कप पानी के अंदर उसने टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात की है, ये कप है। अब सबसे पहले तो मुझे यही सोचना होगा कि कप मेरा कितना बड़ा है। कोई कॉम्प्लेन वाला कप ले लेता है, कोई बिल्कुल छोटा शुगर वाला जो चाय पीते ना लोग, इतनी सी चाय, और अगर कानपुर और वहां चले जाओगे तो और इतू सा मिलेगा। तो मुझे सबसे पहले तो यही लेट करना होगा कि जो मेरे पास कप है उसमें पानी कितना आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहां लेट कर लेता हूं, कितना लेट करूं जी बताओ। लेट वाटर इन कप बी, बताओ जी कितना लेट कर लो। 100 ग्राम, चलो जी 100 ग्राम, छोटे वाला ही है। तो अब कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम लेट करना था, मैंने यहाँ पे मास क्यों लेट किया है। देखो बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, आप वॉल्यूम लेट करोगे क्वेश्चन वहां से भी बन जाएगा, बिकॉज ऑफ जो एवोगैड्रो नंबर है उसकी जरूरत मुझे पड़ने वाली है यहाँ। आप मास लेट करोगे क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर के बेसिस पर मैं आगे यहां भी बात कर सकता हूँ। गेटिंग कॉन्सेप्ट। तो आपका मन है आप इसको मास के टर्म्स में लेट कर लो या वॉल्यूम के टर्म्स में कर लो। सॉल्यूशन जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो मास के टर्म्स में ही है, बेटर है हम भी इसे ही कर लेते हैं। बाकी जब आगे और प्रैक्टिस करेंगे तो वॉल्यूम के टर्म्स में भी ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भाई यहां तक जो है इसमें 100 ग्राम क्या भरे हुए हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, समझ गए। ये सारे में क्या भरे हुए हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। अब मुझे ये पता करना है सबसे पहले कि 100 ग्राम वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की नंबर कितनी है। ये तो ठीक है 100 ग्राम है, लेकिन यहां नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये पता करना है। अब इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है। केमिस्ट्री की नॉलेज क्या है, एवोगैड्रो नंबर वाली। एवोगैड्रो नंबर भी कहां लगाते हो, ग्राम एटॉमिक वेट में। ये बात तो क्लियर है ना, मैंने पहले ही कहा गागर में सागर है क्वेश्चन। क्या कहता है ये वो कि 18 ग्राम वाटर में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये ग्राम एटॉमिक वेट और ये एवोगैड्रो नंबर, या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक और ये एवोगैड्रो नंबर। इट डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर स्टेज है या एटॉमिक स्टेज है। मैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, हो सकता है कोई एटॉमिसिटी वाला यहां पे क्वेश्चन मिल जाए आपको, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। चलिए अब यहां मैं यूनिटी सिस्टम लगाता हूं, भैया 1 ग्राम में कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 होगा, डिवाइडेड बाई 18। ये यूनिटी सिस्टम है। 12 रुपए के 12 के लिए 1 रुपए का 12/12। समझ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं इससे समझ में आया हो ये बात, आ गई। अब मेरे पास कितना पानी है जी, 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ये मैं निकालना चाहता हूं, तो निकाल सकता हूं। दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए वाटर के, किसके अंदर, एक कप के अंदर।
और कप कितना बड़ा है, 100 ग्राम पानी को कंटेन किए हुए। अगर ये 250 ग्राम होता, 200 ग्राम होता, 50 ग्राम होता तो मैं वैसे डालता। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? ठीक है। अब जरा हम लोग बात करें, ये तो बात हो गई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। अब एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का। इस एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या है, सब जानते हैं, H2 है और O है, यही तो है। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, H2O है। ठीक। अब अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पे 2 into 1, ये मेरे पास कौन सा मिल जाएगा, प्रोटॉन्स का या इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और 2 है हाइड्रोजन के, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, प्लस मैं यहां बात करूं 1 मल्टीप्लाइड बाई, तो सोचना पड़ेगा भैया ऑक्सीजन की बात कर रहे हो। अब ऑक्सीजन में मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चाहिए, तो बताओ जी एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, है जी 8 या 18? चलो लड़ लेते हैं। 18 वाले हाथ खड़े करो पहले, कोई भी नहीं है, डर गए। 8 वाले हाथ खड़े करो। ऐसे हल्के से क्यों कर रहा है, सही से हाथ करना है यार, ऐसे। हाँ अब बात आई समझ में। चलो जी 8, ठीक है। तो ये यहां से कितना हो गया जी, 10 हो गया। यानी एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, यही तो बात है। अब मेरे पास इतने थे क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल के अंदर इतने हैं, तो मैं यहां टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकता हूं या नहीं, निकाल सकता हूं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूं या नहीं, निकाल सकता हूं। चलिए मैं यहां लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कैसे, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये मेरे पास आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, 100 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.023 व्हाटएवर सो इनटू 23, सिंबॉलिकली लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 18। ये मेरे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन है इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मैं यहां चार्ज की बात करता हूं, जरा चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या लिखा मैंने, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज। क्या लिखा, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज। और टोटल प्रोटॉन कितने थे, इतने थे, मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा फैक्टर लिया। तो ये टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया एक कप पानी के अंदर, और कप कितना बड़ा, 100 ग्राम पानी वाला। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर सकता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, ऑब्वियस है नेगेटिव चार्ज होगा। चार्ज इतना ही होगा, बस नेगेटिव का साइन लगाओगे। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर ही होगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो रही है? तो मेरा यहां जो पर्पस था वो था आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अब एग्जाम में कैसे लिखना है इसके लिए बॉदर होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या करना है, हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। और हमेशा ध्यान रखिए, शुरू में थोड़ी सी आपको हेजिटेशन हो सकती है, परेशानी हो सकती है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चंस को जैसे मैंने किया वैसे अपने दिमाग से कीजिए। एक कीजिए, कोई जरूरी नहीं है 50 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन एक कीजिए। मुझे पता है स्थिति कहां है, आई नो वेरी वेल, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कीजिए लेकिन मेरी तरफ से कीजिए, अपने मन से, ठीक। अब एग्जाम में कैसे लिखना है इसके लिए मैंने आगे सॉल्यूशन दे रखा है। हालांकि एज इट इज भी अगर आप लिखना चाहोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, एज इट इज भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा और फ्रेम करना है तो ये समझ में आ गई बात। अब किसी को कुछ नोट करना हो तो कर लो, किसी को पूछना हो तो पूछ लो बेटा। हाँ बेटा, पूछना है किसी को कुछ? नहीं, चलो नोट करना है जल्दी से नोट कर लो। और ये सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, नोट्स तो सबके पास है ना? गुड, हटा दो इसे, नहीं अभी
देख लो। ये साइकिल आप लोगों में से किसी खड़ी है क्या? वहां आपकी 12th में ही हो ना? लॉक कर दिया उसको। जिन लोगों की समझ में आ गया उनसे मैं ये कहूंगा कि वो लोग इसको यहां 100 मिलीलीटर लेकर के जरा करें। भाई पानी भरा है, कोई जरूरी नहीं है कि मास ही हो, वॉल्यूम भी तो हो सकता है 100 मिलीलीटर। ठीक, अब नो डाउट पसीने आपको आ जाएंगे, होगा ऐसे नहीं क्वेश्चन, लेकिन मुझे पता है पसीने आ जाएंगे। तो जरा करने की कोशिश करो कि अगर 100 मिलीलीटर दे रखा होगा तो आंसर हमारा कितना आएगा। हाँ, एक ऑप्शन ये आपके पास हो सकता है कि आप मिलीलीटर को ग्राम में चेंज कर लें इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। अब चूंकि वाटर है तो वाटर की डेंसिटी 1 या 10³ होती है, तो सेम आंसर आ जाएगा। अगर मैं वाटर की जगह में पेट्रोल ले लूं तो फिर क्या करोगे? फिर तो डेंसिटी फर्क हो जाएगी, और याद भी नहीं है डेंसिटी, फिर क्या करोगे? फिर दूसरा तरीका अडॉप्ट करोगे। क्या तरीका अडॉप्ट करोगे मैं ब्रीफ कर रहा हूं, फिर करने की अपने आप से कोशिश करना। भैया जो मोल कॉन्सेप्ट आपका है उसमें एक लीटर वाला भी तो आता है कि 22.4 लीटर कंटेन्स 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, आता है ना? अब 1 लीटर कंटेन्स डिवाइडेड 22.4 आ जाएगा, बोलो। 1 लीटर के बाद में अब ये 100 ml है, तो 100 ml को क्या लिखोगे? मिली स्टैंड फॉर 10⁻³ 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो ये जो 100 ग्राम आपने लिया था, अब यहां पे क्या लोगे? 100 into 10⁻³ लीटर। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? और उसके बेसिस पे ये फिर निकालोगे। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका अगेन आ जाएगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आने के बाद फिर सेम प्रोसेस रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। तो अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन में और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में वो सिर्फ एक लाइन जोड़ता, कंप्यूट नेट चार्ज। यहां जो एनसीईआरटी लिखा हुआ है इसको हटा के वो लिखता कंप्यूट नेट चार्ज। अब जरा बताओ जी, आपसे अगर नेट चार्ज निकलवाने के लिए पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? हाँ बोलो बेटा। सर प्रोटॉन्स का चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आंसर बताओ? 0। पक्का? देखो ये है जीनियस स्टूडेंट की पहचान, इतनी देर भी नहीं लगनी चाहिए। भैया एक सिंपल सा फंडा है, वाटर का मॉलिक्यूल है या पेट्रोल का मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और आपने इसमें क्या भर रखा है? मॉलिक्यूल तो भर रखे हैं, चाहे एक हो या 10,000 मॉलिक्यूल हो, हर मॉलिक्यूल अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा। अब जिस स्टूडेंट ने थोड़ा दिमाग नहीं दौड़ाया, इस बात की तरफ नहीं सोचा, वो क्या करेगा? वो तो सारी कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन करने के बाद फिर प्लस को और माइनस को ऐड करेगा, आंसर लाएगा 0। लेकिन इतनी देर में उसका आईआईटी का सिलेक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इतनी देर थोड़ी ना मिलेगी। मान लिया मैंने एक बार को कि आंसर 0 ही आ जाएगा सारी कैलकुलेशन करने के बाद में, लेकिन इतनी देर थोड़ी मिलनी है भैया। तो हमें बिल्कुल अटेंटिव बैठना है और बिल्कुल फ्री माइंड से बैठना है, हाइटेड नहीं होना, ना यहां और ना वहां। जितना फ्री माइंड से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे उतना आपका खट से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप सो नाउ ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, अब मैंने यहां पे मॉलिक्यूलर मास कहा 18 ग्राम। अब एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जैसे पानी का मॉलिक्यूलर मास ही पता नहीं है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन तो उसके लिए मुश्किल हो गया, पक्की बात है ये। या कोई बच्चा यहां गड़बड़ करता है, कोई कहता है 16, कोई कहता है 8। तो देखो
मिस्टेक तो यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, उसका इंपैक्ट कहां आएगा? आंसर पे आएगा। और आंसर का इंपैक्ट कहां आएगा? आपके मार्क्स पे आएगा। समझ रहे हैं? तो सारी चीजें सीक्वेंशियल होती हैं डियर स्टूडेंट्स, और हमें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। हम 2 क्वेश्चन करें, एक करें, लेकिन करें अपने मन से, तरीके से। आगे बढ़े आप? चलिए, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, आई होप सो आपने लगा रखे होंगे और वो आपसे हो भी गए होंगे। मुश्किल तो कोई भी नहीं था, ये भी आसानी था। देखो लिखेंगे कैसे ये समझ लो। यहां सबसे पहले हमने एक कप के अंदर 250 ग्राम पानी लिया है जी, एक बड़े वाला कप है, हिंदुस्तानी वाला, ठीक है। अब आगे वही काम किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसने ऊपर यहां पे बता भी रखा है कि मॉलिक्यूलर मास जो वाटर का होता है वो कितना होता है? 18 ग्राम होता है। अब वाटर की जगह पे अगर टी आ जाए, वाटर की जगह पे अगर केरोसिन आ जाए, वाटर की जगह पे पेट्रोल आ जाए, तो क्या करोगे? मॉलिक्यूलर मास उसका याद रखना पड़ेगा, 18 रखने से काम नहीं चलेगा। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? इसके बाद में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम हम लोगों ने ये यूनिटी सिस्टम से निकाल दिया। आगे हमने यहां पे ये किया, ठीक है, 1 ग्राम के अंदर निकाल दिया। 1 ग्राम के बाद में जो हमारे पास 250 ग्राम है, तो हम लोगों ने 250 ग्राम में निकाल दिया। मल्टीप्लाई कितने से किया? ये रहा 250 से, तो 250 ग्राम के अंदर आ गया, जैसे अभी हमने 100 से निकाला था। तो लिखने का तरीका आपको यहां से करना है, इस तरह से लिखना है आपने, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आगे बढ़े। और उसने चार्ज की बात की है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चार्ज आप लोगों को यहां पर निकाल के देने। ये जो कॉन्सेप्ट था चार्ज निकालने का, इसमें हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यूज किया है। क्या यूज किया है? Q इक्वल्स टू NE। ये N डैश कह लो, NE कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। इवन दैट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने पढ़ा था Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। अगर प्रोटॉन्स की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव ले लो जी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो तो नेगेटिव ले लो। E की वैल्यू सबको पता ही है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अब यहां देख लिया, बहुत अच्छा, लेकिन बुक बंद करके, कॉपी बंद करके अपने आप से इसको करना है। मैं इसे यहां से हटा रहा हूं और आप एक काम कीजिए, अब जो है ना कप थोड़ा बड़े वाला ले लीजिए और उसमें 300 ml पानी ले लीजिए। 300 ml पानी लेकर के जरा फटाफट निकाल के दीजिएगा। अभी यही बैठे बैठे कीजिए, वो फास्ट। सब लोगों को अपनी कॉपी में करना है, यहाँ के लिए कॉपी आपने बना रखी है। 300 ग्राम पानी का कप ले लो और उसमें जैसे एग्जाम में लिख के आओगे बिल्कुल वैसे ही लिख के दिखा दो मुझे। थ्री 300 बॉटल लेकर के और जरा निकाल के दिखाओ बेटा। चलो बोलो, सबसे ऊपर पहले लिखो ना बेटा कि कप के अंदर पानी कितना है। हाँ जी, लो जी।
ठीक है आपने, चलो करो आगे बढ़ो। कहाँ से आ गया सर? ये 300 ml नहीं सर, 300 ग्राम कहा है हमने। ml बोला है? चलो ग्राम बोला था, आप देखो कुछ कह रहा है, ग्राम बोला था, कुछ कह रहा है ml बोला था। चलो ग्राम से कर लो बेटा, ग्राम से कर लो, आसान रहेगा थोड़ा, फिर ml से कर लेना घर पे जाके। तो जल्दी से करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आई होप सो आप सब लोग कर पाएंगे। ये एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन और हमने यहाँ डाल रखा था, कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल। तो मुझे यहाँ सिर्फ अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये बात आपको समझानी है, बहुत काम की चीज है। अल्फा पार्टिकल को इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम 2He4 का न्यूक्लियस, दैट इज अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियस है किसका, हीलियम का, और इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन इसके गायब है। सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो अल्फा पार्टिकल बोले तो एक न्यूक्लियस जिसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। क्लियर है? ये इसका मास नंबर कहलाता है, ये इसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर को ही हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब पूछता क्या है, चार्ज पूछता है। चार्ज पूछता है तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि 2 प्रोटॉन के ऊपर चार्ज हम कोई Q इक्वल्स टू प्लस NE से निकालेंगे। N यहां पे 2 हो गया, प्लस का साइन हमने इसलिए लिया है क्योंकि प्रोटॉन्स के लिए बात कर रहे हैं, और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह से हम लोग निकालेंगे और आंसर आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उनके लिए चाहे तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर टोटल चार्ज भी आप लोग यहां से याद करके चल सकते हैं। और इन सारे के सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या लगाया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाया है, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज किया है Q इक्वल टू प्लस माइनस N। आई होप सो ये सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करना चाहूंगा नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे आत्मा के बारे में गीता सार में बताया जाता है कि आत्मा अजर और अमर है, न इसको हम क्रिएट कर सकते न डिस्ट्रॉय कर सकते, बस ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। बिल्कुल उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट में ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और वो ट्रांसफर क्यों हुआ था, रबिंग की वजह से हुआ था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हुआ था। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया था, एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया था, वो एनर्जी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को मिल गई थी, अल्टीमेटली वो वहां से एक्साइट होकर के दूसरे पे जाकर के लग गए थे। कहां से हटे थे, कहां से लगे थे,
ये पिछली क्लास में हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया था। गणित का कॉन्सेप्ट नॉट। तो ये है हमारा क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए आपसे वो शॉर्ट नोट पूछता है 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में, तो आप सिंपल सी ये बात बता सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद में फिर मैं बात करना चाहूंगा नेक्स्ट थिंग, चार्ज को कंपेयर करूंगा किसके साथ, मास के साथ। अब देखिए जब मास की बात चली तो एक छोटी सी बात मैं जरूर आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए ये मेरे पास अगेन सोडियम का क्या है, एटम है, और ये क्लोरीन का क्या है, एटम है, या एक बंच है, काफी सारा मटेरियल है, मैंने दोनों को आपस में क्या किया है, रब किया है। तो सोडियम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां चले गए, क्लोरीन पर चले गए। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि एक वेरी लिटिल मैसिव बॉडी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ न कुछ मास होता है। कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? हाँ, जो कुछ था वही याद करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, इसकी उतनी जरूरत नहीं होती, वैसे भी ये 9.1 होता है। ठीक, ये एक बार को ना भी याद रहे चलेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी अपने आप में बहुत छोटी है, लेकिन ये ऑर्डर, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 11th में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो ये याद रहना जरूरी है। चलिए, तो भैया अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ तो इतना मास ट्रांसफर हो गया, दूसरा हुआ तो फिर इतना मास ट्रांसफर हुआ। कहने का मतलब यह है कि जब भी मैं दो बॉडीज को आपस में रब करूंगा, इलेक्ट्रीफाई करूंगा, तो निश्चित रूप से जो मेरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी इसका मास कुछ रिड्यूस हो जाएगा, और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी उसका मास कुछ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये मास 10⁻31 किलोग्राम ऑर्डर का होगा जो चेंज होगा। ठीक, तो यहां बच्चों दो तरह की स्टडी होती है, 11th की किसी क्लास में मैंने आपको बताया होगा, फिर यहां रिपीट कर देता हूं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, और दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब बड़ा और माइक्रो का मतलब छोटा। तो अगर मैं माइक्रोस्कोपिक स्टडीज की बात करता हूं तो उस स्थिति में मेरे को यह कहना है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास कुछ कम हो जाएगा और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास कुछ बढ़ जाएगा, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहता हूं। और मैक्रोस्कोपिक स्टडी की बात करता हूं मैं, तो उस स्थिति में कहूंगा ना जी मास का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मास तो अनऑल्टर्ड ही रहता है। समझ गए ना? तो दोनों ही चीजों में मुझे कब क्या कहना है ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करना चाहूं अपने सिलेबस की, तो देखिए 11th 12th में जो भी स्टडीज आप लोग कर रहे हैं, गुरदीप जी, अगर हम स्टडीज की बात करते हैं तो इन स्टडीज में क्या है, हम लोग मैक्रोस्कोपिक स्टडीज कर रहे हैं। ठीक है, तो मास का कोई भी अंतर हम लोगों को ओवरऑल कंसीडरेशन में लेना नहीं है। ये गलत बात है कि कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन वो आपसे कोई एक डिस्कस कर लेता है तो वहां आप जरूर बताएंगे कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास जो है वो कम हो जाता है और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मास का फंडा क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अब इसके बाद में मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लेकर के एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE हम लोगों ने कह दिया, लेकिन ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो स्मॉल चार्जेस के लिए ही वैलिड है। एक ह्यूज अमाउंट में चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है, तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। गेटिंग माय कॉन्सेप्ट और नॉट? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहां से एक चीज आती है, क्या आती है? N इक्वल्स टू Q बाई E। Q है टोटल चार्ज और E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो मैं टोटल चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक प्योर नंबर मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए डिवाइड करने पर मेरा नंबर आ जाए 9.67, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। अरे भाई, या तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या तो 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 9.67 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो फर्दर डिविजिबल है ही नहीं हमारा। तो यहां से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि वो चार्ज की कोई भी एक वैल्यू दे देता है। मान लीजिए उसने चार्ज कह दिया 2.39 × 10⁵ कूलम,
वो कहता है क्या ये चार्ज पॉसिबल है, तो आप क्या करोगे, इस चार्ज को एन ई के बराबर प्लेस करोगे, ई को इसके नीचे ले जाओगे, एन की वैल्यू निकालोगे, अगर एन होल नंबर आ जाए तब तो कहोगे पॉसिबल है, और अगर ये होल नंबर नहीं आता, फ्रिक्शनल नंबर आता है जैसे ये है 9.67, तो आप कहोगे ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये सब लोग समझ में आ गया। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको बनते हैं। आप ऐप में जाएंगे तो जो स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है उसमें एक एमसीक्यू का सेक्शन है, प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो वहां आपको इस तरह से काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उसकी प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं। बाकी आपके पास जो भी बुक है वहां से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग माय कॉन्सेप्ट और नॉट? चलिए अब एक छोटी सी बात और हम समझें, क्वार्क थ्योरी। क्वार्क थ्योरी, अब ये क्वार्क थ्योरी क्या है जी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद में ये क्वार्क थ्योरी आई है। वो कहता है ये जो एलिमेंट्री चार्ज हमने लिया 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज होगा, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन को फॉलो करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे पास 2/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर चार्ज भी पॉसिबल है, मिल जाता है हमें, ना तो 2 है ना तो 3 है, 2/3 है। यानी मैं ये कहूं कि ये फर्दर डिविजिबल है इलेक्ट्रॉन, तो आपको कैसा लगेगा, बताओ जल्दी से। विजिबल है? नहीं जी, क्वार्क थ्योरी आने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन डिविजिबल नहीं है। ये एक अलग बात है कि नेचर में कुछ चार्ज ऐसे मिल जाते हैं जिनकी वैल्यू 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है। इलेक्ट्रॉन फर्दर डिविजिबल नहीं है, अभी भी नहीं, ठीक है। इसी तरह से 5/2 ई के बराबर भी क्वार्क मिलता है, 5/3 के बराबर भी क्वार्क मिलता है। तो ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हम लोगों को रेयरली मिल जाते हैं, जिनको हम लोग क्वार्क कहते हैं। हालांकि मजेदार बात यह है कि जो क्वार्क थ्योरी है वो अभी भी इफेक्ट में नहीं है। लोगों ने इसके बारे में रिसर्च की, बातें की, क्वार्क के बारे में कॉन्सेप्ट दिया, पॉजिटिव क्वार्क भी होते हैं, नेगेटिव क्वार्क भी होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। तो जस्ट ये एक थ्योरी है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो कहीं छोटी मोटी मिल जाएगी, लेकिन अभी भी ये थ्योरी इफेक्ट में नहीं है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल शायद ही आपको मिलेगा नहीं। गॉट बच्चों? तो ये था क्वार्क थ्योरी का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे बात करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में कंपैरिजन। ये कंपैरिजन हम क्यों कर रहे हैं भैया? कंपैरिजन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम एक नई क्वांटिटी को पढ़ रहे हैं, और वो नई क्वांटिटी क्या है? चार्ज है। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि आप यहाँ दिल्ली में रहते हो, तो आप तो यहाँ व्हाइट स्पंज खाते हो, ठीक है। अब चले गए आगरा, तो वहां व्हाइट स्पंज मान लीजिए कोई नहीं जानता, वहां एक दूसरी डिश बनती है जो लगभग व्हाइट स्पंज जैसी है, कह सकते हैं राजभोग। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब आपने किसी को समझाना है कि भैया राजभोग क्या होता है और व्हाइट स्पंज क्या होता है, तो क्या करोगे? दोनों के बीच में कंपैरिजन दोगे। एक नई क्वांटिटी आपको मिली है राजभोग, अब उसको समझाना चाहते हो तो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन दोगे। इसी तरह से नई क्वांटिटी आपके पास आई है क्या? चार्ज। अब चार्ज को आप कंपेयर करोगे किससे? मास से, जिससे कि चार्ज के बारे में और भी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, जबकि मास हमेशा पॉजिटिव होता है। ये कभी भी ना तो जीरो हो सकता और ना ही ये नेगेटिव हो सकता। दोनों में बात अंतर क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वार्क थ्योरी बताई जरूर हमने, लेकिन हम बिल्कुल नहीं कहेंगे क्वांटाइज्ड नहीं है। तो चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। किस फॉर्म में मिलता है? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई की फॉर्म में मिलता है। जबकि मास के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता। मैं यहां से एक कॉन्सिक्वेंस निकाल सकता हूं कि एलिमेंट्री चार्ज यानी सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज, मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, लेकिन सबसे छोटा मास मैं अभी भी नहीं पता कर पाया। छोटे से छोटा मास मुझे अभी भी नहीं पता क्या है। आपको पता है क्या? बताओ। अच्छा, सबसे बड़े से बड़ा मास वो तो पता होगा आपको।
ना, अर्थ से तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं बेटा। मास ऑफ यूनिवर्स। मास ऑफ यूनिवर्स ना, एक बॉडी का बताना है मास ऑफ सन ना, बोलो है बेटा। इंफिनिटी। इन्फिनिटी तो अपने आप में कुछ होता ही नहीं भैया। इन्फिनिटी और जीरो के ऊपर तो किसी दिन घंटे 2 घंटे बात करेंगे आराम से बैठ के। ये तो एक्चुअल में ना जीरो कुछ होता और ना इन्फिनिटी कुछ होता। ये तो मैथमेटिक्स वालों ने दे दिए 2 कॉन्सेप्ट हमें, और इनके बिना हमारा काम भी नहीं चलता। बिगेस्ट पॉसिबल मास इन यूनिवर्स, नहीं कोई बात नहीं, CSL 11th में पढ़ के आए हो, चंद्रशेखर लिमिट। CSL क्या होता है? 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। जो सूर्य का मास है, अगर उसका 1.4 टाइम्स मैं कर दूं तो उसे बोलूंगा 1 CSL। और मजेदार बात यह है कि कोई भी स्टार जब सन के मास का 1.4 टाइम्स हो जाता है तो उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, और फिर छोटे छोटे बहुत सारे प्लैनेट्स और ये सब बन जाते हैं। तो 1 CSL से ज्यादा मास पॉसिबल नहीं है। तो देखो, हमने एक छोटी सी बात की थी, चाहते तो ऐसे ही रट के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अगर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन आती है, और ये सब आपके सिलेबस में है, सारी आपकी फिजिक्स की बातें हैं, और ये हमने 11th में पढ़ा भी है CSL। ठीक है? तो देखो, बिगेस्ट मास तो ठीक है, हमें पता है 1 CSL के बराबर होता है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट मास है वो हमें आज तक भी नहीं पता। गॉट इट? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर अभी तो पढ़ा था 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। भैया, इलेक्ट्रॉन के बाद तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स और अनचार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे पाई म्यूजॉन्स है। पाई म्यूजॉन भी कई सारे तरीके के होते हैं, पॉजिट्रॉन है, इनके मास डिफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन से भी कम होते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट मास है वो अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। नेक्स्ट, चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट स्पीड। आप किसी भी बॉडी की कुछ भी स्पीड रखो, चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं है। जब आप किसी भी मैसिव बॉडी का वेलोसिटी बढ़ाते हो तो निश्चित रूप से इसका मास चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? m इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, where v is the velocity of moving object, c is the velocity of light in vacuum, m naught is a rest mass and m is a moving mass। ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टीन की, वहां आता है। निश्चित से समझिए कि v की वैल्यू जब तक c के लगभग बराबर नहीं होगी तब तक हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो बेईमानी है। तो निश्चित रूप से कोई बॉडी या कोई मास जो है जब ट्रेवल कर रहा होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट के लगभग बराबर वेलोसिटी से, तब उसके मास में चेंज आएगा, उससे पहले नहीं। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? ये बात समझ में आ गई? तो जो मूविंग मास होता है वो हमारा वेरी करता है। अब आप कहोगे सर हम तो अब तक ये सबका कांस्टेंट मास ही लेते हैं कि साहब अर्थ का मास ये है, सन का मास ये है, मेरा मास ये है, उसका मास ये है। बिल्कुल ठीक है जी, हम जितने भी मासेस कैलकुलेशन में लेते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो सारे रेस्ट मास होते हैं। ठीक? चाहे वो जेट प्लेन क्यों ही दौड़ रहा हो, क्योंकि जेट प्लेन की भी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरेटिवली काफी छोटी है, तो हम उस वेलोसिटी को भी कहते हैं कि यार मास में कोई अंतर नहीं पड़ रहा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तो मास जो है वो मेरा चेंज करता है वेलोसिटी के साथ साथ, जबकि चार्ज जो है वो वेलोसिटी के साथ साथ चेंज नहीं करता। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो आप देखो, यहां से चार्ज आपने क्वांटिटी पढ़ रहे थे,
लेकिन जिस मास क्वांटिटी को बहुत सालों से बढ़ते आ रहे हो उसके बारे में भी आपको कुछ नए फैक्ट्स पता लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये बात हमने पहली क्लास में डिस्कस की थी कि भैया जब लाइक चार्ज होते हैं तो इनके बीच में रिपल्सन होता है, जब अनलाइक चार्ज होते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, जब एक बहुत बड़ा और दूसरा कंपैरेटिवली छोटा लाइक चार्ज होते हैं तब भी इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ये बात याद है ना? यहां तक तो सब पढ़ते हैं, सबको याद भी है, लेकिन ये बात पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी बात पे बनेगा, इस पर कोई नहीं पूछता, ये तो सब जानते हैं, जो नहीं जानते उनको जान लेना चाहिए। ठीक, तो देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है वो अट्रैक्टिव हो सकते हैं, रिपल्सिव हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगते हैं? मासेस के बीच में लगते हैं, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो आपको याद होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू Gm1m2 ओवर आर स्क्वायर, याद है? यहां माइनस का साइन अंडरस्टूड है, हमेशा लगाना है आपने। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं वो हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं नेचर में, और जितने भी अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं उनके आगे माइनस का साइन लाजमी है। ठीक, जब रिपल्सिव होगा तो पॉजिटिव, अट्रैक्टिव होगा तो नेगेटिव। नेगेटिव, सबको क्लियर हो गया? तो अब ये क्या चल रहा है? एक तरफ राजभोग, एक तरफ रसगुल्ला, व्हाइट स्पंज वाला, है ना? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में कैंसिल आउट। अब कैंसिल आउट क्यों कर सकते हैं? कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नहीं, हमेशा सारे नेगेटिव होते हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टी आपने लगानी है, एक माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लो, सबको जोड़ दो। नेक्स्ट, ए चार्ज बॉडी ऑलवेज पॉजेस सम मास। कोई भी चार्ज बॉडी है, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर कुछ मास जरूर होगा, ठीक है ना? लेकिन कोई ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कोई नेट चार्ज है उसका मास होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग फोटॉन्स की बात करते हैं, फोटॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मास भी नहीं है। फोटोन इज अ कॉन्सेप्ट और एनर्जी पैकेट, देयर इज नो चार्ज नो मास। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जिनको हम लोगों ने यहां पे डिस्कस करना था। स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल अफेक्ट इट्स मास एंड चार्ज, पूछा है उसने, तो भैया मास को इफेक्ट कर सकती है, चार्ज को इफेक्ट नहीं कर सकती। क्या? स्पीड। अभी हम वेलोसिटी कह रहे थे, तो डजंट मैटर आप वेलोसिटी कहिए स्पीड कहिए, बात वही है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट के नियर अबाउट कोई मेरे पास स्पीड है तो मास मेरा वेरी कर जाता है और वो फिर मेरा मूविंग मास होता है, उसे फिर मैं रेस्ट मास नहीं कह सकता। हैव डाउट? तो ये सारी की सारी बातें थी बच्चों जो मेरे को डिस्कस करनी थी मास और इसको लेकर के। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पे दे दिया, m इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। हैव डाउट? तो आज की क्लास में ये कंटेंट हम लोगों ने डिस्कस किया। अब थोड़ा सा काम मैं आपको रिगार्डिंग टू अगेन आवर ऐप और टेस्ट में आपको बता दूं, क्योंकि परसों संडे है तो